हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई एम सत्यनारायण। और अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी जो है वो एक बैटल है, यानी कि एक युद्ध है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वेपन क्या है जो आपके पास होना चाहिए या हथियार? एंड माय आंसर विल बी, आपके पास एक जो है वो पैनी नज़र होनी चाहिए, यानी शार्प आई। किस पे? जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पे, चाहे वो वेदर इट इज स्टैटिक पार्ट और द करंट अफेयर्स पार्ट। एंड व्हेन आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द करंट अफेयर्स पार्ट, अनलिमिटेड होता है, इतने सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, बट उसमें से जो है वो हमें सेलेक्टेड रीडिंग मटेरियल ढूंढना होता है, या जो रिलेवेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको ढूंढना होता है। सो दिस इज द आर्टिकल विच अपीयर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव, पर्टिकुलरली मेंस और प्रीलिम्स में भी जो है इससे डेफिनेटली आने वाले 1-2 सालों में क्वेश्चन आएगा। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द ऑयल लीक विच हैपेंड इन रशिया। सो रशिया जो है वहाँ पे काफी सारा ऑयल लीक हो गया था, पर्टिकुलरली इट वाज डीजल, एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ओके, सो क्लाइमेट चेंज से ये कैसे जुड़ा है? बिकॉज जहाँ पे ये आपका जो प्लांट है दैट इज लोकेटेड, दैट इज इन द परमाफ्रोस्ट रीजन। तो परमाफ्रोस्ट रीजन क्या होते हैं और किस तरह से वो पिघलते हैं, और उनके पिघलने से जो है वो क्या क्या रिस्क हैं, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let's start the video. So first of all, what is the issue? So recently on 29th May there was around 20,000 ton oil leak where इन द आर्कटिक रीजन पावर प्लांट इन रशिया। ओके, सो जो रशिया जो है वहां पे आर्कटिक रीजन में, वी नो दैट कि जो रशिया वो आर्कटिक रीजन में आता है, तो वहां पे 20,000 टन ऑयल लीक हो गया। और जो उसका प्रिंसिपल रीजन है दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस ड्यू टू परमाफ्रोस्ट थो। तो यानी कि जो ये जो प्लांट है, इसके प्लांट के नीचे की जो जमीन है दैट सबसाइडेड, और वो ऐसा हुआ इसलिए हुआ बिकॉज उसके नीचे की जो बर्फ है, यानी कि जो परमाफ्रोस्ट जिससे वो बना हुआ है, वो पिघल रही थी। ओके, सो दिस प्लांट वाज लोकेटेड 3000 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मॉस्को, जो रशिया की कैपिटल है, एंड इट इज बिल्ट एंटायरली ऑन द परमाफ्रोस्ट। ओके, एंड इट वाज वीकनिंग ओवर द ईयर्स। जो ये इसकी जो परमाफ्रोस्ट की जो लेयर है वो काफी सालों से कमजोर होती जा रही थी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसकी वजह से जो यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, so and it caused the pillars supporting the fuel tank that were weakening. Okay, so जो oil tank के जो pillars थे वो कमजोर होते जा रहे थे, and finally it led to the loss of contaminant. Okay, on May 29. So why this question is important? Because in 2017 and 2018 and almost every year UPSC is asking such question in mains, particularly prelims में भी ऐसे question आ रहे हैं, but mains में जो है specifically आ रहे हैं। For example 2017 में जो UPSC है उसने ये question पूछा था कि हिमांक मंडल जो है that is the cryosphere, how does it affect the global climate, ये climate को जो है वो किस तरह से प्रभावित करता है। ओके, सो आपका जो परमाफ्रोस्ट रीजन है वो भी दे आर पार्ट ऑफ द this cryosphere. Okay, so this is directly related to what we are going to discuss. जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको आने वाले वीडियो में you will get to know about the answer of this question. Then in 2018, okay, this was in 2017, this was question in 2018. ये GS1 का जो पेपर है उसमें these questions are being asked. Okay, because GS1 जो है I forgot to mention the syllabus का कौन सा टॉपिक जो है वो directly related है इस आर्टिकल के। This is in GS1 जो ज्योग्राफी का आपका पार्ट है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो GS1 या GS3 दोनों में भी ये आ सकता है। ओके, सो आई जस्ट मेंशन टू फॉरगॉट दैट। एंड इन 2018 यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाई is India taking keen interest in the resources of Arctic region? Okay, so again the question was on Arctic region. Okay, so every year UPSC is asking question, that's why I want you to focus on the discussion we are going to follow now. So सबसे पहले what is the permafrost? Permafrost होता क्या है? Okay, सो परमाफ्रोस्ट वो ग्राउंड होते हैं या वो रीजन होते हैं, दे आर कम्प्लीटली फ्रोजन, यानी कि जो पूरी तरह से वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और बिलो उससे ज्यादा नीचे फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। अगर 2 साल तक लगातार किसी भी एरिया में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, तो वहाँ की जो सरफेस है वो फ्रोजन हो जाती है, और उस सरफेस को हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। एंड दीज परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, ये जो ग्राउंड होते हैं वो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, एंड दे कंसिस्ट ऑफ सॉइल, सैंड एंड रॉक हेल्ड टुगेदर बाय आइस। सो जो बर्फ है वो इनको बांध के रखती है, सॉइल, सैंड और रॉक को। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि जहाँ ऊपर जो आपकी आइस है उसके नीचे कुछ ग्राउंड नहीं होता है, वहां पे भी ग्राउंड होता है, उसमें सॉइल भी होती है, सैंड भी होता है और रॉक्स भी होती है। ओके, एंड इट इज बिलीव्ड टू हैव फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ग्लेशियल पीरियड। ओके, सो जो अर्थ के जो ग्लेशियल पीरियड्स हैं
four or five different glacier periods have been there. So because over the centuries they have formed. Okay, these grounds are known to be below 22% of the land surface of the earth. So जो total earth का जो ground surface है 22% जो land surface है, okay, overall उसका जो हिस्सा है वो they are known as permafrost. एंड उसका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज इन द पोलर जोन्स, जो आपके साउथ पोल नॉर्थ पोल है, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है थ्रू आउट द ईयर. और जो माउंटेन्स हैं जैसे हिमालयन माउंटेन्स हो गया या जो आपका जो एल्प्स माउंटेन सीरीज है, उनके जो हाई ऑल्टीट्यूड होते हैं यानी कि काफी ज्यादा हाइट पे जो वो दीज परमाफ्रोस्ट रीजन्स आर फाउंड. ओके, then they are spread across 55% of the landmass in Russia and Canada and 85% in the US state of Alaska. जो US का जो अलास्का है वहाँ पे तो 85% जो है that is permafrost region and possibly entirely Antarctica. Okay, so अगर UPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि कौन कौन से रीजन है तो they are mainly polar region. और मेंस में तो हमें ये लिखना ही लिखना पड़ेगा कि परमानेंट फ्रोजन है या जो परमाफ्रोस्ट रीजन्स हैं they are in Canada, Russia, US and Antarctica. Okay, mainly in the northern Siberia. So जो रशिया का जो साइबेरिया वाला पार्ट है, it forms a layer of around 1500 meter thickness. देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा थिकनेस है. and 740 meter in the North Alaska. So जो अलास्का वाला रीजन है वहाँ पे भी जो है ऑलमोस्ट 740 मीटर की थिक लेयर है. ओके, सो इस तरीके की जो है वो आइस की थिक लेयर होगी. ओके, काफी सारा जो है वो पूरा परमानेंटली फ्रोजन होगा, ग्लेशियर्स. So at lower altitudes permafrost is found at the high altitude locations such as Alps and Tibetan Plateau. ओके, सो जो कम लेटीट्यूड्स वाली जगह है, बिकॉज पोलर्स जो है वो हाई लेटीट्यूड है. सो जो ट्रॉपिकल या जो टेम्परेट रीजन्स है वहां पे जो हाइट वाले हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन्स है वहां पे ये परमाफ्रोस्ट वगैरह जो है वो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द परमाफ्रोस्ट. नाउ वी विल सी हाउ क्लाइमेट चेंज इज ईटिंग अवे एट दीज ग्राउंड्स. क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पेक्ट हो रहा है. सो सिंपली वी नो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है, जो लैंड सरफेस टेम्परेचर होता है, और उसकी वजह से जो है वो बर्फ जो है वो पिघलती जा रही है. ओके, सो जो अर्थ इज पोलर एंड हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स जहाँ पे मेनली जो परमाफ्रोस्ट रीजन्स है या जो रिजर्वोयर्स है दे आर मोस्टली थ्रेटेंड बाय क्लाइमेट चेंज. बिकॉज जो आपका यूएसए है उसका एक एजेंसी है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, NOAA. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टडीज इसी के द्वारा दी जाती है. ओके, सो one research by this organization says that Arctic regions are warming twice as fast as compared to the rest of the planet. So जो बाकी planet जितनी तेजी से warm हो रहा है उससे ज्यादा जो है global warming की वजह से Arctic region है they are twice speed पे global warming हो रही है. Okay, and its current rate of temperature change being highest in the 2000 years. और जो है पिछले 2000 सालों में सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की रेट है. ओके, और 2016 जो है in 2016 आर्कटिक परमाफ्रोस्ट टेम्परेचर्स वर 3.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. सो जो हम क्लाइमेट चेंज और जो पेरिस एग्रीमेंट में जो हम क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात कर रहे हैं वो हमारा टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस. कब से? जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी. लेकिन जो आर्कटिक परमाफ्रोस्ट टेम्परेचर से दे आर ऑलरेडी 3.5 डिग्री सेल्सियस हायर. सो वी कैन सी कि इसकी वजह से जो है बहुत सारी बर्फ पिघलने वाली है और जो ओशंस की जो सरफेस है दैट इज गोइंग टू राइज, और उसकी वजह से बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह जो हैं दे आर बीइंग थ्रेटेंड ऑफ सबमर्जिंग, वो पानी के अंदर डूब जाएंगे. ओके, सो अनदर स्टडी हैज शोन दैट एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर कैन डिग्रेड अप टू 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर ड्यू टू थॉइंग. ओके, सो यू कैन सी how much dangerous this thing is. 39 lakh square kilometer, you can assume the vastness of this area. Then this degradation is expected to further aggravate, और भी बढ़ने की संभावना है as the climate gets warmer. जैसे जैसे जो हमारा क्लाइमेट है वो ज्यादा गर्म होता जा रहा है, वार्मर होता जा रहा है, putting at risk 40% of world's permafrost towards the end of the century, causing disastrous effects. Okay, so जो टोटल हमारे परमाफ्रोस्ट रीजन है उसका अराउंड 40% जो है वो दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट या जो है वो पिघल जाएंगे. तो दैट विल क्रिएट अ डिजास्ट्रस इम्पैक्ट ऑन द अर्थ. ओके, देन व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि ये जो परमाफ्रोस्ट रीजन्स है वहाँ पे जो भी ऑयल रिफाइनरीज हैं या फिर एनर्जी एक्सकेवेशन के लिए जो दूसरे आपके कुछ वेल्स वगैरह क्रिएट किए गए हैं. बिकॉज जो आर्कटिक रीजन्स है दे आर द सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली दिस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो इनकी जो है वो
काफी ज्यादा मात्रा में वो बरीड हैं अंडर द ग्राउंड, और उनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए रशिया एंड यूएसए एंड कनाडा दे ऑल आर एक्सट्रैक्टिंग देम। तो जो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, that is under threat. Okay, so what is that particular threat? We'll see. So as the temperature rises, the binding ice in the permafrost melts, making the ground unstable and leading to massive potholes, landslides and floods. So this is very easy to understand कि जैसे जैसे बर्फ जो है वो पिघलेगी तो पॉट होल्स हो जाएंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे, उसकी वजह से फ्लड्स भी आएंगे। एंड द सिंकिंग इफेक्ट, यानी कि जो है अगर नीचे की जो जमीन है अगर वो मेल्ट हो गई तो उसकी वजह से जो ऊपर वाले जो रीजन है दे विल बी सिंकिंग डाउन। ओके, दे कैन कॉज डैमेज टू की इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, रेलवेज, लाइन्स, बिल्डिंग्स, पावर लाइन्स, पाइपलाइंस। ओके, सो दीज आर ऑल द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी कंट्री and that serve more than 3.5 crore people. They are living in the permafrost region. जो इस वाले region में रहने वाले जो लोगों की तादाद है around 3.5 crores. So they are going to suffer. Okay, and these changes also threaten the survival of the indigenous people as well as the Arctic animals. So this is a threat to the biodiversity as well. Soil subsidence is a major cause for concern in Siberia. So जो रशिया है उसमें साइबेरिया that is particularly major cause of concern. Where the ground levels have collapsed by more than 85 meters in some parts. कुछ जो हिस्से हैं वहाँ पे तो लगभग 85 meters तक जो है वो हिस्से नीचे जमीन में धंस चुके हैं। Okay, they have collapsed. And in Canada and Alaska, the costs of repairing public infrastructure are escalating. Okay, so अगर आपकी रोड्स हैं, रेलवेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स है, अगर वो डैमेज हो जाएगी तो उनको वापस जो रिपेयरिंग की कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, वेदर इट इज अलास्का जो आपका यूएसए का पार्ट है और इट इज कनाडा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी Okay, so we have seen the impact of the permafrost thawing on the infrastructure. अब हम देखेंगे कि इसका एनवायरनमेंट से क्या लिंक है और एनवायरनमेंट या जो क्लाइमेट चेंज है उससे किस तरीके से ये इट इज वर्किंग एज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। ओके, सो वी विल सी दैट व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। सो आपके जो परमाफ्रोस्ट हैं दे आर द परमानेंटली फ्रोजन रीजन, बट उनके नीचे जो है देर आर बरियल ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु वगैरह होते हैं, दे हैव बीन बरीड देयर ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सो जब ग्लेशियल पीरियड था अर्थ पे, उस टाइम पे ये जितने भी ऑर्गेनिक लेफ्ट ओवर्स हैं दे वर गॉट बरीड अंडर दिस फ्रोजन परमानेंटली फ्रोजन रीजन्स। ओके, एंड दे आर आल्सो हैविंग अ मैसिव ट्रोव ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी वो बैक्टीरिया या वायरस जो बीमारियां फैलाते हैं। ओके, सो जब ये बर्फ पिघलेगी या जो ये परमाफ्रोस्ट जब थॉ होगा, then these microbes will start decomposing. Okay, what the carbon matter. So जितना भी कार्बन मैटर जो इनके नीचे दबा हुआ है that is deeply buried under this will start decomposing, और उसकी वजह से क्या होगा, they will release the greenhouse gases like methane and carbon dioxide. Okay, so यहाँ पे यूपीएससी जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट भी पूछ सकती है कि परमाफ्रोस्ट डीफ्रीज होने से या जो परमाफ्रोस्ट है उसके मेल्टिंग होने से ग्रीन हाउस गैसेज की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ेगी या कम होगी, या फिर कौन कौन सी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं दे आर पॉसिबली released from this decomposition of the permafrost or the matter buried under the permafrost. Okay, so you just remember कि जब ये बर्फ पिघलेगी या जो परमाफ्रोस्ट है जब मेल्ट होंगे तो बहुत सारा कार्बन मैटर जो है वो that will decompose and various greenhouse gases will be released like methane and carbon dioxide. So researchers have estimated that for every 1 degree Celsius, अगर 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान में वृद्धि होती है, that rise in the average temperature, permafrost grounds could release greenhouse gases to the tune of 4 to 6 years of emissions from coal, oil and natural gas. Okay, so हमारा इतना एफर्ट रहता है कि हम कोल या जो ऑयल या नेचुरल गैस है इनसे हम कम एनर्जी जनरेट करें और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। वी आर प्रमोटिंग द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, बट अगर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज होता है, सो 4 से 6 साल में जितना हम कोल, ऑयल और नेचुरल गैस के यूटिलाइजेशन से जितना एमिशन रिलीज करेंगे उसके बराबर रिलीज जो है वो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने से 1 ही साल में हो जाएगा। ओके, and that it will become a major factor of the climate change in themselves. Okay, so climate change है उससे ये permafrost region जो है डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर permafrost region का अगर फ्रीजिंग कंटिन्यूस रहता है देन वी विल बी हैविंग लेस क्लाइमेट चेंज, बट अगर ये जितने ज्यादा तेजी से बर्फ पिघलती है उतनी ज्यादा तेजी से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर दैट विल बी राइजिंग अप। ओके, एंड अलोंग विद दिस ग्रीन हाउस गैसेज, सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज ही नहीं है, these grounds also could release ancient bacteria and virus. Okay, so सदियों से जो बैक्टीरिया और वायरस यानी कि जो पैथोजेंस है वो इनके नीचे दबे पड़े हैं, they can also get released into the atmosphere as these unfreeze. So in 2016 in Russia
there was a 75-year-old anthrax infected reindeer, okay, carcass. So एक reindeer जो मर गया था, उसका जो carcass है, that was 75-year-old anthrax infected, led to an outbreak of the disease. So उसकी वजह से जो एक disease फैल गई थी, उसकी वजह से there was a death of a child as well as it result in hospitalization of over 90 people. Okay, so you can understand that बीमारियां भी फैलने का खतरा है यहाँ से, जो परमाफ्रोस्ट आपके जो डी फ्रीज हो रहे हैं या जो मेल्ट हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है क्लाइमेट चेंज के लिए तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. सो आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द परमाफ्रोस्ट, वेयर दे आर distributed, and what is their impact on the climate change and the critical infrastructures like railway lines, power plants, etc. So अभी जो रशिया में ऑयल लीक हुआ है, उसका भी कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज ही है. ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड, और इफ वी are asked a question impact on of the climate change on the humans, then we can write this as an example. Okay, this will become a very good example and you will get at least half extra mark, okay, if you relate these kind of things. So I hope that you people have liked this video, and I want you people to give your honest feedback that how was the content of this video, or whether it was helpful for you or not. And if you find it useful, then please like it, share it, and subscribe to the channel. And please share it with your other friends so that they can also get such high quality videos. Thank you. Have a nice day.